नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज देश को कुछ सवालों ने काफी असहज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश की रक्षा करने वाले जवानों को भरपेट खाना नहीं मिलता? क्या उनके भोजन और उनकी खुराक के साथ समझौता हो रहा है? क्या सैनिकों की थाली अब भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि बीएसएफ के एक जवान ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं और बीएसएफ के कुछ बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस जवान के मुताबिक सरकार उन्हें हर चीज और हर सामान देती है, लेकिन बड़े अधिकारी सब बेचकर खा जाते हैं, जिसकी वजह से इन जवानों को कुछ नहीं मिलता। इस जवान ने यह आरोप भी लगाया है कि कई बार जवानों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ से इन गंभीर आरोपों पर एक रिपोर्ट मांगी है, जबकि बीएसएफ के बयान के मुताबिक जिस जवान ने बीएसएफ के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं और ये वीडियो पोस्ट किया है, उसे शुरू से ही काउंसलिंग की जरूरत रही है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ नहीं है और बीएसएफ ये भी कहती है कि शराबखोरी, अफसरों के साथ खराब व्यवहार करना और अनुशासन तोड़ना इस जवान की आदत है। ये इस खबर के दोनों पहलू हैं जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं और हम इन दोनों पहलुओं के आधार पर ही इस खबर का आज विश्लेषण करेंगे। हमारे पास ये सारे वीडियोस कल ही आ चुके थे और अगर हम चाहते तो डीएनए में इस खबर का विश्लेषण हम कल भी कर सकते थे, लेकिन हमने इस खबर के हर पहलू को पहले वेरीफाई करने की कोशिश की। फिर जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उन्हें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया में वायरल होने वाले इन वीडियोस की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस जवान की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर यह हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा लूप होल है। ये जवान चाहे सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो, लेकिन इस बहाने पूरे देश को यह मौका जरूर मिल गया है कि हम अपने सिस्टम को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की रक्षा करने वाले हर जवान को हर कीमत पर अच्छी क्वालिटी का भोजन जरूर मिले। और इस विश्लेषण के बाद हम एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में आपको जवानों को मिलने वाली भोजन की पूरी सप्लाई चेन के बारे में बताएंगे। हमने समय समय पर सियाचिन, कारगिल और चूना पोस्ट जैसे इलाकों में जाकर वहां की कठिन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग की है और इसी के आधार पर हम आपको आज कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो आपको अब तक पता नहीं होंगी और हम ये तमाम जानकारियां आपको अपने खुद के अनुभव के आधार पर भी देंगे। हमारे पास कुछ नए आंकड़े भी आ जाए हैं जिनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की सड़कें आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक क्यों हैं। और आज हम रेल की पटरियों पर चीन द्वारा किए गए एक चमत्कार का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। ट्रेन्स को यातायात का एक ऐसा साधन माना जाता है जिसके जरिए लंबी दूरी की यात्राएं की जा सकती हैं और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो चीन से लंदन तक जा सकती है? हमें यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात असंभव सी लग रही होगी, लेकिन अब ये सपने जैसी बात हकीकत में बदल चुकी है। आज हम आपको चीन की इंटरनेशनल मालगाड़ी की सवारी करवाएंगे जो अपने रिकॉर्ड तोड़ सफर पर निकल चुकी है। यह सफर करीब 12,000 किलोमीटर लंबा है और हम आपको यह सफर आज बिना टिकट मुफ्त में करवाएंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। पंजाब में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के नाम पर वोट मांगा। एक चुनावी सभा में सिसोदिया ने कहा कि वोटर्स ये समझकर वोट दें कि वो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। मैंने कहा पंजाब को यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। अकाली दल ने एएपी पर आरोप लगाया है कि उन्हें पंजाबियों पर भरोसा नहीं, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल पंजाब के साथ दिल्ली वाला खेल खेलेंगे। देखिए, जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गदर मचाया है वही पंजाब में भी मचाने की तैयारी है। कांग्रेस ने भी केजरीवाल को फेल सीएम करार दिया है। केजरीवाल का नाम अगर लिया भी कहीं जाएगा तो अच्छे शब्दों में नहीं लिया जाएगा, एक फेल चीफ मिनिस्टर के नाम से लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव गुट के अलग अलग चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि लखनऊ में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच आज हुई बैठक भी बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में जाने और चुनाव की तैयारी के लिए कहा। 90% लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं। नेताजी अखिलेश को उनकी 5 साल के इम्तिहान को पास करने दें। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक तथा शिक्षक क्षेत्रों के कुछ प्रत्याशी भी घोषित किए। हालांकि बाद में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की फोन पर बातचीत भी हुई। विवाद को लेकर मुलायम सिंह यादव कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। खराब खाने को लेकर एक जवान की शिकायत पर गृह सचिव ने बीएसएफ के महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है। कल शाम तक ये रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अब बीएसएफ ने इस मामले में सेना की सप्लाई कोर से जवाब पूछा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस जगह खाने की शिकायत की गई है वहां रसद की सप्लाई सेना करती है। बीएसएफ ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन बीएसएफ का ये भी कहना है कि किसी और जवान ने खराब खाने की शिकायत नहीं की थी। बीएसएफ का ये भी कहना है कि शिकायत करने वाले जवान ने कई बार अनुशासनहीनता की थी और 2010 में उसका कोर्ट मार्शल भी किया गया था। ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि इस तरह की बात सामने आई है, और इस इंक्वायरी हो जाने के बाद में जो भी मुद्दे सामने आते हैं उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तैनात कांस्टेबल तेज बहादुर यादव ने ड्यूटी के दौरान घटिया खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। ये वीडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। बीएसएफ इस बात की भी जांच करेगी कि ड्यूटी पर तेज बहादुर मोबाइल कैसे ले गए, क्योंकि जवानों को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं है। तेज बहादुर यादव ने वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी दे रखी है और वो 31 जनवरी को बीएसएफ से रिटायर हो जाएंगे। नोटबंदी की सिफारिश आरबीआई ने सरकार की सलाह के बाद की थी। संसद की एक समिति को भेजे गए आरबीआई के जवाब में ये बातें सामने आई हैं। आरबीआई के मुताबिक 7 नवंबर को सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट पर रोक लगाने की सलाह दी थी। सरकार के मुताबिक जाली करेंसी, आतंकियों की फंडिंग और काले धन पर रोक के लिए फैसला लिया जा सकता है। सरकार की सलाह के अगले दिन यानी 8 नवंबर को आरबीआई के बोर्ड की बैठक में नोटबंदी की सिफारिश केंद्र से की गई। सलाह के कुछ ही घंटों के भीतर मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें नोटबंदी का फैसला लिया गया। देखिए, इस आरबीआई के ये जो बयान उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने दिया, इससे पोल खुल जाता है और स्पष्ट हो जाता है कि ये निर्णय आरबीआई का नहीं है। वहीं नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए संदिग्ध हैं। इनकम टैक्स विभाग को बैंकों से मिले आंकड़ों के मुताबिक देश भर के 60 लाख बैंक खातों में 2 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा की गई। इन खातों में जमा की गई कुल रकम 7,34,000 करोड़ है। 6,80,000 बैंक खातों पर जांच एजेंसियों की नजर है। इनकम टैक्स विभाग इन खातों की जांच करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि किस खाते में बिना टैक्स दिए पैसे जमा किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। कहा कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार को जारी रखेगी। पीएम के मुताबिक दुनिया भर में मंदी के बावजूद भारत में विकास दर बढ़ी है। पीएम ने ये भी कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने वाला है। पीएम ने ये भी कहा कि मेक इन इंडिया आज देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। मेक इन इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स 2nd एनिवर्सरी रिसेंटली. I am delighted to share that we have become the 6th largest manufacturing country in the world, up from 9th largest previously. इससे पहले पीएम ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें देश विदेश से करीब 1500 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में 80 देशों के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 12 देश पार्टनर कंट्री के तौर पर जुड़े हैं। पीएम मोदी के खिलाफ फतवा देने वाले कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बीजेपी ने कल कोलकाता पुलिस से शाही इमाम नूर उर रहमान बरकती की शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस खामोश है। बीजेपी ने कहा कि अगर कार्रवाई जल्द नहीं की गई तो वो कोर्ट जाएगी। अगर वो एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं तो मैं मंडे कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर से मुलाकात करूंगा, और वहां भी अगर वो एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हुए तो इसके बाद में थाना घेराव होगा और कोर्ट जाना ये तो तय है।
बरकती ने 7 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के सांसद इदरीस अली की मौजूदगी में नोटबंदी को लेकर पीएम के खिलाफ फतवा जारी किया था। गर्दन नहीं कटेगी, तुम्हारी गर्दन कटेगी। कल जी न्यूज के शो ताल ठोके में बहस के दौरान बरकती ने तारिक फतेह को भी धमकी दी थी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। कहा कि उनका इरादा किसी समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था। साक्षी महाराज के मुताबिक उन्होंने अपने बयान में किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया और सिर्फ बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की थी। मैंने भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की। मैंने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या वोट मांगने के लिए या वोट मैंने मांगा हो, ना वोट मांगा ना वोट मांगने की बात की, न किसी संप्रदाय का नाम लिया। साक्षी महाराज को चुनाव आयोग ने आचार संहिता तोड़ने के आरोप में नोटिस भेजा है। उन्हें जवाब देने के लिए कल तक का वक्त दिया गया है। साक्षी महाराज ने आयोग से नोटिस की हिंदी कॉपी मांगी है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर तंज कसते हुए कहा था कि देश में आबादी बढ़ाने के लिए 4 पत्नी और 40 बच्चे वाले जिम्मेदार हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली सरकार और ईडीएमसी को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द बकाया वेतन देने को कहा गया है। इसके साथ ही 2 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने ईडीएमसी से कल से सफाई शुरू करने को कहा है। बकाया वेतन की मांग को लेकर 5 दिन से हड़ताल है, जिसकी वजह से पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। आज से नॉर्थ दिल्ली एमसीडी की 15 यूनियन भी हड़ताल में शामिल हो गई हैं। नॉर्थ एमसीडी के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। देखिए, मैं तो केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने लागू क्यों नहीं किया। वित्तीय रूप से निगमों को पंगु बनाने का जो षड्यंत्र आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, दिल्ली की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। एनजीटी ने भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर केंद्र, दिल्ली सरकार और कर्मचारी यूनियनों को नोटिस जारी कर कल तक जवाब देने को कहा है।